कि समय का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे मैंने इकोनॉमी के बारे में आपको बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने इंडियन इकोनॉमी का भी जिक्र किया है आपके सामने। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था कहती है, खुली है। चलो वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, एसडीआई के बारे में इतनी चीजें हमने पढ़ी। तो अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे भाई, तो फटाफट से आप सभी लोग आंसर कीजिएगा और जल्दी से बता दो कि आप लोग को दिख रहा है ये क्लियर और दिख रहा है। अब भाई देखो नहीं भी दिख रहा होगा ना तो करना इसी पे होगा, क्योंकि अब मैं इसको चेंज करने नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। तो जल्दी से इसी में से आंसर बताओ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो समय बहुत कम है और आंसर फटाफट से देना और लिंक को जल्दी से शेयर कर दो, लिंक को जल्दी से शेयर कर दो मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। और अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल की बात होती है। किसकी बात होती है, व्यक्तिगत की बात होती है, होल की बात नहीं होती। तो चलो आंसर बताना शुरू, आंसर आना शुरू हो चुका मेरे दोस्तों। जय मिश्रा ने आंसर कर दिया है, नीतीश पांडे ने आंसर कर दिया 1 का बी, नितेश पांडे ने आंसर किया है 1 का बी, नवनीत सिंह ने आंसर किया है बी, एसएससी मैथ्स ने किया है बी। मेरे भाई सबसे पहले आंसर है एसएससी मैथ्स का, बहुत बढ़िया। जय मिश्रा गुड मॉर्निंग मेरे भाई, आपका स्वागत है, पहली बार मेरी कक्षा में आए हुए हो तो आज कुछ तूफानी कर दिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। भैया इंडिया की बात है तो कौन सा लेवल हो गया, ये मैक्रो हो गया, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, TISCO, इसकी बात हो रही है तो ये किसकी बात है, ये इंडिविजुअल की बात है, इंडिविजुअल की बात है, व्यक्तिगत की बात हो रही है, कंपनी की बात होगी तो व्यक्तिगत बात हो जाएगा, इसलिए किसके अंतर्गत जाएगा, बोलो माइक्रो के अंतर्गत जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार, ये किसकी कंपनी है, ये किसकी कंपनी है मेरे भाई, ये है टाटा की कंपनी है। किसकी कंपनी है, टाटा की, आयरन और स्टील की कंपनी है। IS से क्या होता है, आयरन और स्टील की कंपनी है मेरे भाई। जमशेद जी टाटा की 1907 में ये कंपनी बनी थी, कब, 1907 में जमशेदपुर में है ये कंपनी। जमशेदपुर का नाम बना दिया गया टाटा नगर, याद रखिएगा ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। ये कहां पे कंपनी है, जमशेदपुर में है और जमशेदपुर का नाम क्या है, टाटा नगर बना दिया गया इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को इसी को बोला जाता है मेरे दोस्तों। ये है हमारा इंडिविजुअल स्टडी की बात हो रही है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत की बात हो रही है, इसलिए ये माइक्रो में जाएगा। पहला सवाल यहां पे खत्म। इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया यानी मुद्रास्फीति भारत की किस में जाएगी, मैक्रो, समष्टि यानी बृहद में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत की, जहां पे विश्व की भारत की बात होगी वो सब मैक्रो में जाएगा, बृहद में। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, अगला सवाल स्क्रीन पे है तो फटाफट से आंसर करिएगा क्योंकि समय का अभाव है। The theory of distribution relates to which of the following? वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वितरण का सिद्धांत। अब समझिएगा, the distribution of assets यानी परिसंपत्तियों का वितरण, बिल्कुल नहीं, परिसंपत्तियों के वितरण में भैया नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी। डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी होती है पूरी तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लैंड लेबर इन सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इनकम और वेल्थ में, आय और समृद्धि में इनकम इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। आंसर क्या होगा, आय और समृद्धि या वृद्धि, धन के वितरण में समानता, धन के वितरण में समानता किसकी किसके बीच होगा, लैंड लेबर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच होगा, लैंड लेबर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच होगा। नवनीत जी ने आंसर दिया है डी, विधि केशवानी ने आंसर दिया है डी, एसएससी मैथ्स ने आंसर दिया है डी। मेरे भाई डी आंसर सही होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेस फ्रॉम, अर्थशास्त्र की समस्या यहां से उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न होती है। तुम बताओगे मेरे भाई किससे उत्पन्न होती है, तुम बताओगे मेरे भाई किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन में प्लेनिटी यानी भरपूर मात्रा में कोई चीज हो तो समस्या होगी क्या, नहीं। स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हो, गुड्स मतलब होता है वस्तु, गुड्स मतलब क्या होता है वस्तु, वस्तु की अगर क्या हो, स्कार्सिटी यानी कमी हो जाए, अभाव हो गए तो अपनी अर्थशास्त्र क्या हो जाएगी, गड़बड़ जाएगी। मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, ज्यादा चाहिए और कम है तो मैनेज हो सकता है ना, कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, तो यहां पे डिमांड थोड़ी सी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, प्राइस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन गुड्स की कमी है मेरे भाई तो बहुत दिक्कत होगी। ऑल ऑफ द अबव, भरपूर होगा तो नहीं, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वस्तु की कमी आंसर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स अराइजेस, वस्तु की कमी, तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, कुछ कर ही नहीं सकते। नितेश पांडे ने आंसर दिया 3 का बी
और आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 का बी ही होगा आंसर। 3 का बी क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाई इज रेंट अर्न बाई लैंड इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में भी जमीन से किराया क्यों लिया जाता है? 20 साल के लिए दे दिया गया है, 30 साल के लिए दे दिया गया है, इतने सालों के लिए दे दिया, क्यों दे दिया गया? क्यों? क्योंकि उसका जो चीजें होती है वो लगभग एक समान होता है, वो इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब होता है तनना, ठीक है, लोचदार। इकोनॉमिक में कौन से शब्द का यूज किया जाता है? इलास्टिक का मतलब लोचदार, जो क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इन इलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार। बेलोचदार मतलब अब यहां पे जो चीज है लंबे समय में जमीन से किराया क्यों लिया जाता है, तो भैया वो बेलोचदार है, वो बहुत ज्यादा तनता नहीं है, बहुत ज्यादा रेंट। आप देखेंगे 4 साल पहले जिस रूम में आप 4000 में रह रहे थे, अभी भी उस रूम में आप कितने में रह रहे होगे? मान लो 4500 रुपए में रह रहे होगे, कुछ इस तरीके से चीजें। ऐसे ही लैंड पे जो होता है मेरे भाई, लॉन्ग रन के लिए होता है रेंट। उसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स सप्लाई इज इन इलास्टिक इन द लॉन्ग रन। ये क्या, इसकी आपूर्ति दीर्घ अवधि में अप्रभावी है, बेलोचदार है। अप्रभावी है, बेलोचदार है। अंकुर मिश्रा जी ने आंसर दिया 4 का डी। अंकुर मिश्रा जी ने आंसर दिया 4 का डी। नितेश पांडे ने आंसर दिया है 4 का डी। मेरे भाई अगला सवाल आपको, अर्थशास्त्र का पापा किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पापा किसको कहा जाता है? पापा ऑफ अर्थशास्त्र, पापा ऑफ अर्थशास्त्र जॉन मिनार्ड कीन्स मेरे भाई मैक्रो के फादर हैं। जॉन मिनार्ड कीन्स मेरे भाई मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र के फादर हैं। इस चीज को समझिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, जॉन मिनार्ड कीन्स मैक्रो के फादर हैं, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। आंसर क्या होगा बोलो, आया क्या? 5वें का आंसर नहीं दिए मेरे भाई, 5वें का आंसर दे दो। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के फादर हैं। कौन कौन सी बुक लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा है इन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा है मेरे भाई, वेल्थ ऑफ नेशंस। द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स भी लिखा है, द थियरी ऑफ मोरल, द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, एडम स्मिथ साहब ने ये किताबें लिखी है। ये कब लिखा? 1776 में, मैंने आपको बताया था 1776 में। तो जल्दी जल्दी मेरे भाई आंसर करते रहो, जल्दी जल्दी आंसर करते हो, फटाफट से आंसर करते रहो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 प्रकार के प्रोडक्शन क्या होते हैं? उत्पादन करने के 4 कारक क्या हैं? ये 4 चीज अगर आपके पास है तो आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन बड़े ही तेजी से कर ले जाओगे। बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये 4 चीज आपके पास है तो आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन बड़ी तेजी से कर ले जाओगे। रेनफॉल, बारिश, रेनफॉल बारिश क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? आइए समझते हैं। पहला है, और इसका आंसर भी क्या होगा मैं बताता हूं, पहला ही होगा, समझिएगा कैसे। लैंड होना चाहिए आपके पास। अब उस लैंड के ऊपर काम करने के लिए आदमी होने चाहिए, यानी लेबर होने चाहिए। लेबर को काम करवाने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए। और ये पैसा किसके पास है? उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये 4 चीज है मेरे भाई, तो सारी चीजों की, बाकी जो नेसेसरी चीजें हैं, उन सारी चीजों की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर, जैसे रेनफॉल, समझ रहे हो, लैंड रेनफॉल या फिर रेनफॉल। तो बारिश नहीं हो रही तो आर्टिफिशियल वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे? पानी मंगवा लेंगे कहीं और से, टैंकर से। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? होता रहेगा। लेकिन अगर लैंड नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, लेबर नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, और संस्था अगर नहीं होगी तो भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतनी बात? मुअज्जम अहमद क्लास में है मेरे भाई, तो आंसर करना बनता है। 4 का डी, मामूनी साधु ने हुआ 6 का ए। हाय, तो जल्दी जल्दी मेरे भाई आंसर करते रहो। मुअज्जम अहमद, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। Who said that the economics is the science of wealth? किसने कहा अर्थशास्त्र विज्ञान का धन है? किसने कहा अर्थशास्त्र विज्ञान का धन है मेरे भाई? 7वें का आंसर देना आपको। किसने कहा अर्थशास्त्र विज्ञान का धन है? हिंट के लिए मैं आपको बताता हूं, जो अर्थशास्त्र का पप्पा है, फादर है, उसी ने कहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। मेरे भाई आंसर करते रहो मेरे भाइयों, आंसर करते रहो, क्योंकि आंसर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आंसर नहीं करोगे और लिंक को शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था
कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है, वो कहा था एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसको भी कहा जाता है। आपको बताना किसको कहा जाता है। सूक्ष्म यानी माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, तो समझिए पहले बात को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात किसकी होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होती है, उसके इनकम की बात होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति के इनकम की बात होती है। इसी को बोला जाता है प्राइस थियरी। इसी को क्या बोला जाता है, प्राइस थियरी यानी कीमत सिद्धांत बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कीमत सिद्धांत बोला जाता है। तो इनकम थियरी नहीं, इन्वेस्टमेंट थियरी नहीं, एक्सपेंडिचर थियरी नहीं। इनकम मतलब आय का सिद्धांत, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश का सिद्धांत, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय यानी खर्च का सिद्धांत, प्राइस थियरी बोला जाता है। याद रखिएगा हमेशा मेरे भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए प्राइस थियरी बोला जाता है। एग्जाम में प्रश्न ना आए तो मुझे कहना। अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी 10-15 दिन के बाद है या फिर सेकंड शिफ्ट में, तो आप देखिएगा मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक्स के पूरे लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा इतने ही दिन में क्रैश कोर्स की तरह, और आपको सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे अगर इकोनॉमी से पूछता है तो। और आप मेरे पॉलिटी के लेसन्स देख के जाइए, पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ के जाइए, वहीं से सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। हिस्ट्री से मेरा लेक्चर पढ़ लीजिए, वहां से आपको वहीं से प्रश्न मिलने वाले हैं। इतना डिटेल मैंने पढ़ा है, उतना डिटेल तो कभी ना पूछेगा, ऊपर से पूछ लेगा, सिर्फ ऊपर से आप पढ़ के चले जाएंगे तो भी मिल जाएगा। चलिए, तरुण गुलरजानी आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मामुनी साधु ने बताया आंसर सी, तो हम लोग भी आगे चलते हैं। क्वैसी किराया क्या है, क्वैसी किराया कैसी घटना है मेरे भाई। क्वैसी का मतलब होता है अर्ध, क्वैसी का हिंदी मतलब होता है अर्ध, और अर्ध का मतलब होता है कम समय के लिए। तो ये एक होता है शॉर्ट टर्म इनकम, शॉर्ट टर्म इनकम होता है मेरे भाई। शॉर्ट टर्म इनकम को बोलते हैं क्वैसी रेंट। एक ऐसी इनकम, एक ऐसा रेंट जो कि क्या हो, शॉर्ट टर्म हो, जो फिक्स ना हो। एक तो फिक्स होती है और एक फिक्स नहीं होती, तो इसको बोलते हैं क्वैसी रेंट यानी शॉर्ट टर्म इनकम। क्वैसी रेंट यानी शॉर्ट टर्म इनकम। 9 का सी, नीतीश पांडे ने बोला 9 का सी, तरुण गुलरजानी बोला 9 का सी। नीतीश पांडे जी, आप उन हमारे छात्रों को जोड़ लीजिए जो कि हमसे पहले पढ़ चुके हैं, उन सभी लोग को जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों। आप समझिएगा, रेंट इज अ फैक्टर पेमेंट पेड टू। किराया एक भुगतान कारक है जिसे भुगतान किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है मेरे दोस्तों। किराया किसका दिया जाता है, रेस्टोरेंट का किराया नहीं देते, बिल्डिंग का नहीं देते, फैक्ट्री का नहीं देते, हम लोग देते स्पेशली किसके हैं, जो रेंट है हमारे पास, हम लैंड का किराया देते हैं। किसका देते हैं, लैंड का, जो जमीन है उसका रेंट। ठीक है, इसके लिए भुगतान किया जाता है। भुगतान कारक क्या है, वो जमीन ना हो तो क्या रेस्टोरेंट होगा, क्या बिल्डिंग होगा, फैक्ट्री होगा, कुछ होना होगा मेरे भाई। तो लैंड, और उसके लिए है कैसी जगह वो। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर ऑफ इंप्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। मैंने आपको बताया था मेरे भाई, अपनी इकोनॉमी ठहरी मिक्स्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी ठहरी मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये है ज्वाइंट ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट यानी पब्लिक सेक्टर, इन दोनों को मिक्स कर दिया, यही होता है हमारा क्या, ज्वाइंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। यही होता है हमारा ज्वाइंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो मामोनी साधु ने बताया आंसर 11 के, अंकुर मिश्रा ने बताया ए, बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। हेलो मोइज, हेलो मोइज, कोई कह रहा है हेलो मोइज। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखते हैं क्या हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब यहां पे मिलते हैं उसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, उसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही है, तरुण जी का आंसर सही है, अंकुर मिश्रा का आंसर सही है, नितेश पांडे जी का आंसर सही है, मामोनी साधु जी का आंसर सही है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज वन। मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार की अर्थव्यवस्था क्या है, इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। भैया अगर इस तरीके की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है यानी वो प्राइवेट सेक्टर का है। इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, इन इन्फ्लुएंस बाय इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगर मार्केट इकोनॉमी है यानी इसके ऊपर किसका वर्चस्व है मेरे भाई, प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व है। प्राइवेट सेक्टर प्रभावी है मार्केट इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी कैसी है, मार्केट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री रहेगा किससे,
ये फ्री रहेगा, इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। 12 का बी, युवराज ने आंसर दिया 12 का बी, तरुण सर ने आंसर दिया 12 का बी, मामोनी साधु ने आंसर दिया 12 का बी। इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट, अर्थशास्त्र की एक मान्यता है, पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर बट लिमिटेड रिसोर्सेज, लोगों की जो चाहत है, जो इच्छा है, जो मांग है वो असीमित है और रिसोर्सेज यानी संसाधन बहुत सीमित है। ये कहता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है पीपल हैव लिमिटेड डिजायर। क्या सोच सकते हो तरुण जी, क्या आपकी डिजायर लिमिटेड है? भाई जो मिले आने दो, जो मिले आने दो और आने दो। तो डिजायर लिमिटेड नहीं है मेरे भाई, अनलिमिटेड डिजायर है। रिसोर्सेज क्या हमारे पास अनलिमिटेड है? रिसोर्सेज मेरे भाई कम है, रिसोर्सेज मेरे भाई क्या है? कम है। भानु प्रताप जी ने आंसर दिया है बी। किसका बी दिया है? अब ये तो सर ही जाने मेरे भाई, 13 का बी है कि 13 का ए है, ये राम जाने। Next is C, allocation of resources of not centrally planned with cause inefficiency. People are emotional and make irrational decisions. लोग क्या होते हैं? लोग मेरे भाई भावनात्मक होते हैं और अप्रत्याशित निर्णय ले लेते हैं। तो अर्थशास्त्र ये कहता है कि लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं और हमारे पास रिसोर्सेस क्या है मेरे भाई? सीमित है। रिसोर्सेस क्या है? सीमित है। तो पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर बट लिमिटेड रिसोर्सेज, ये मानता है कौन? इकोनॉमिक्स मानता है। बाकी कुछ लोग के पास तो बहुत होता है, समझ गए होंगे तरुण जी, समझ गए होंगे, कुछ लोग के पास तो बहुत होता है, तो उनकी बात नहीं हो रही। इसका आंसर क्या होगा? ये तो भानु जी ने आंसर दिया था ए और अब ए आंसर सही है। तरुण जी ने आंसर दिया है 13 का ए। 14 पे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या कहता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पप्पा कौन मेरे भाई? मैक्रो का पप्पा मैंने आपको बताया जॉन मिनार्ड कीन्स। बोलो कौन? जे.एम. कीन्स, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म के पापा हैं एडम स्मिथ। सूक्ष्म के पापा कौन? एडम स्मिथ, वही जो इकोनॉमिक्स के फादर है, वही जो इकोनॉमिक्स के फादर है। अब आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तो देश के लेवल पे होगी, फुल्ली होगी, होल होगी, संपूर्ण लेवल पे होगी। भानु प्रताप जी ने आंसर बताया मेरे भाई, इकोनॉमिक्स बहुत तगड़ी है इनकी। भानु प्रताप ने आंसर बताया है बी और तरुण गुलरजानी ने आंसर बताया बी, मामोनी साधु ने आंसर बताया बी। मैंने भी आपको पढ़ाया अभी सूक्ष्म, अभी तो पिछली क्लास में पढ़ाया कि इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर बात हो, सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल की बात हो, मेरी इनकम की बात हो, भानु सर के इनकम की बात हो, मामोनी साधु की इनकम की बात हो, प्राइस थियरी भी इसी को कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही क्या कहते हैं? प्राइस थियरी कहते हैं मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, इनकम, अलग अलग अलग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, किसी वस्तु का उत्पादन अधिकतर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ। अभी जिसने क्लास किया यही सेम टू सेम चीज मैंने वहां पे पढ़ा दिया था, यही सेम टू सेम चीज वहां पे पढ़ा दिया था। सर एक बार विस्तार में समझाऊंगा मेरे भाई कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। स्पेशली कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमारे तरुण साहब हैं, तरुण साहब के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इनकी डिजायर ही कम हो जाती है, इनकी डिजायर ही कम हो जाती है। तो ये मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा मेरे भाई। अब यहाँ लाइव शो में तो वो चीज नहीं समझा सकता। आप पहले इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर बताओ। भानु जी ने आंसर दिया ए, तरुण जी ने आंसर दिया ए, मामोनी साधु ने आंसर दिया ए। किसी वस्तु का उत्पादन अगर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत आता है मेरे भाई फिशिंग आता है, फिशरी आता है, डेयरी आता है, दूध उत्पादन आता है, खनन आता है, उत्खनन आता है, माइनिंग आता है, कोल माइनिंग आता है। इसी के अंतर्गत मेरे भाई बहुत सारी चीजें, मेटल आता है, नॉन मेटल आता है, अयस्क आता है, ये सब चीज इसी के अंतर्गत आती है। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में जो भी चीज आप उत्पादन कर रहे हो वो सब इसी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक रूप से आपको जो चीज मिली हुई है उसी को, उसको भी प्राकृतिक किसी में बोलते हैं। सेकेंडरी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी उत्पादन क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे चीजें बनती हैं, यहाँ पे उत्पादित होती, जैसे निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, ठीक है, उत्पादन होता है अलग अलग चीजों का। टर्शियरी सेक्टर की बात करें, तृतीयक क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे सर्विस मिलती है। जैसे भानु प्रताप सर अगर अपने ससुराल जा रहे हैं तो उनको वहां पे मिलेगी सर्विस, उनको वहां पे मिलेगी सेवा। आप होटल जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो आपको मिलेगी यहाँ पे सेवा, सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अर्थशास्त्र है, अभी मैंने पढ़ाया कि अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन विच यू कैन स्टडी अबाउट प्रोडक्शन, यू कैन स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। फिर हमने नई वाली डेफिनेशन पढ़ी, रेवेन्यू का भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज का भी होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का भी होता है, बैंकिंग का भी होता है, इन सभी का स्टडी होता है। लेकिन वो है क्या? वो कंप्यूटर साइंस है कि रॉकेट साइंस है मेरे भाई? वो फिजिकल साइंस है कि सोशल साइंस है मेरे भाई? वो नेचुरल साइंस है कि होम साइंस है मेरे भाई? इसका आंसर आपने करना है। सर समझाएंगे तो सब अच्छे से समझ पाएंगे सर, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच है, हम समझेंगे और समझाएंगे। तो तरुण गुलजानी ने आंसर दिया सी, और भानु जी ने भी आंसर दिया सी, प्रीति मोटवानी ने भी आंसर दिया है सी। प्रीति मोटवानी 16 का सी, मामोनी साधु 16 का सी। प्रीति मोटवानी जी स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच कि आप क्लास में बने हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर? मैंने अपने पहले ही डेफिनेशन में बताया, इकोनॉमिक्स इज अ part of या फिर branch of social science in which you can study about production, growth and etc, income and distribution and exchange and revenue and banking and everything by which you can study in social science. It is a ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का ये क्या है? एक भाग है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के पापा मेरे भाई एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे बढ़ते हैं, प्राइस थियरी फिर से देखो, वही सवाल फिर आया। कितना महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्तों, कितनी बार आया। मैंने लाइव अपने पुराने वाले सेशन में भी यही बताया प्राइस थियरी के बारे में, और यहां पे भी है मूल्य सिद्धांत के बारे में। मूल्य सिद्धांत मैक्रो के अंतर्गत आएगा या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत? तो जल्दी से मेरे बता दो मेरे भाई। 16 का सी, 16 16 16, 17 बोलो मेरे भाई, 17वें का। तो तरुण गुलजानी जी ने आंसर दिया 17 का डी। तरुण गुलजानी जी ने आंसर दिया 17 का डी मेरे भाई। 17 का आंसर हो जाएगा डी। बने रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। यहां पे क्या होता है? ये प्राइस थियरी या मूल्य निर्धारण का है। व्यक्तिगत की बात होती है। पहला सवाल हमारा किससे रिलेटेड था? सेल्स ऑफ टिस्को से, इनकम ऑफ टिस्को से। रिलायंस की अगर इनकम की बात की जाए, रिलायंस की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, तो किसके अंतर्गत आता है? वो माइक्रो के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर भारत सरकार के इनकम की बात की जाए, भारत के नेशनल इनकम की बात की जाए, तो किसके अंतर्गत आएगा? मैक्रो के अंतर्गत आएगा। मैक्रो का पापा कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स। माइक्रो का पापा कौन? एडम स्मिथ। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ। मेरे दोस्त जल्दी से आंसर बताओ, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ। युवराज अंकुर मिश्रा 17 का आंसर बताओ मेरे भाई। अब आपको आंसर बताना है 18 का। 18 का आंसर बताना है, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में ये सब होता है मेरे भाई, पूंजीवाद में होता है। हायर किया, निकाल दिया, हायर एंड फायर, पूंजीवाद में ये सब होता है। ठीक है, सोशलिज्म में नहीं होता इतनी चीजें, सोशलिज्म में नहीं होता, मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत कम होता है हायर एंड फायर। ठीक है, तो कैपिटलिज्म का एक टर्म है, कैपिटलिज्म का एक टर्म है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है? नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डेवलप करता है कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर करता है, साइज ऑफ द मार्केट के ऊपर करता है। तो भैया तीनों चीज होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर मैं क्या लगा दे रहा हूं? डी। इसका आंसर 19 का आंसर क्या लगा दे रहा हूं? डी। भानु प्रताप जी ने बोला है ए, प्रीति मोटवानी ने बोला है ए, प्रीति मोटवानी ने बोला है ए, और भानु प्रताप ने बोला है ए, और ए आंसर सही है। ए आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। ए नहीं मेरे भाई, उसका ए, इसका क्या होगा? डी। इसका क्या होगा? 19वें का क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं 20वां, और 20वां क्या कहता है आओ समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। 20वां कहता है अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरली थ्रू द, मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से काम करती है। अपनी अर्थव्यवस्था अभी भी कैसी मान लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अपनी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड उदारवादी अर्थव्यवस्था अब बढ़ चुकी, किस तरीके से, मिक्स्ड उदारवादी। 1991 में जब एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वो बदल के किस तरीके से हो गई, मिश्रित, मिक्स्ड ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मिक्स्ड लिबरल इकोनॉमी, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी ही निम्न स्तर पे थी, मंदी जैसी स्थिति थी, समझिएगा बात को। तो वहां पे मनमोहन सिंह ने 1991 में आईएमएफ में मीटिंग करके जाके की, और वहां पे कहानी शुरू हुई थी। तो यहां पे आंसर बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मार्केट मैकेनिज्म, बाजार क्रियाविधि, सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी, केंद्रीय आवंटन मशीनरी, मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग। तो समझिएगा, केंद्रीय आवंटन, सरकार की नीति द्वारा विनियमित बाजार। तो आपको 20वें का आंसर बोलना है मेरे भाई, 20वें का आंसर बोलना है मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय या रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बस इतना ही बताना है, गाइडेड बाय या रेगुलेटेड बाय, गाइडेड बाय या रेगुलेटेड बाय, इसका आंसर बताना है। तो मेरे भाई रेगुलेटेड, पूरी मार्केट के मैकेनिज्म को गाइड किया जाता है, मार्केट के मैकेनिज्म को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, ठीक है, मार्केट के मैकेनिज्म को मेरे भाई गाइड किया जाता है। 20 का बोलो ना, 20 का मेरे भाई सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी कहां से हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी तो कूदा है इसमें, केंद्रीय आवंटन मशीनरी कैसे हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर भी तो कूदा है भाई। तो ये देखो, मार्केट जो होता है, मार्केट मैकेनिज्म को गाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, और इसमें पार्टिसिपेशन भी होता है, प्लानिंग भी होता है, इसमें पार्टिसिपेशन भी होता है, प्लानिंग, सरकार की भागीदारी योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र, ठीक है, बाजार। अभी मंडी वंडी पे जो चल रहा है, किसके दिशा निर्देश से चलेगा, किसके दिशा निर्देश से चलेगा, सरकार ही उसको गाइड करती है, ठीक है बात, सरकार ही उसको गाइड करती है मेरे भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जो, बंद अर्थव्यवस्था है भैया, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, किसी और देश के साथ ये व्यापार नहीं करते, किसी और देश के साथ ये व्यापार नहीं करते। ऑप्शन के लिए सुन लो नॉर्थ कोरिया मेरे भाई, ऑप्शन के लिए सुन लो नॉर्थ कोरिया। डज नॉट हैव कोस्टल लाइन, क्या समुद्री तट नहीं होगा, पागल वागल एग्जाम्पल, मतलब ऐसा तो आप सोच के भी कर लोगे, इस सबको तो आप सोच के भी कर लोगे, समझे। चलो अगला सवाल, एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी और क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है, किस हिसाब से, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस के हिसाब से, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस के हिसाब से। अनुति जैन क्लास में आ चुकी है मेरे भाई, भानु प्रताप ने आंसर दिया है, भानु प्रताप ने सर 20 का आंसर, सर 20 का आंसर डी, सर 20 का आंसर डी, 20 का आंसर था डी। चलो मैं दिखा देता हूं 20 का आंसर मेरे भाई, 20 का आंसर देखो डी, मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग। हम पहुंच चुके हैं 22 पे, क्या 22 पे पहुंच चुके हैं। इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस के जो ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा, वो प्राइवेट सेक्टर का है कि पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का कि पब्लिक सेक्टर का है, बोलो यस या नो। भानु सर बोलो सही है कि बात गलत है, भानु सर बोलो सही बात है कि गलत बात है, जल्दी से बताओ। तो अनुति बेटा स्वागत है आपका क्लास में। तो आप अनुति, अगर आपके कांटेक्ट में वो सभी छात्र हो जो कि मेरे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप उनको भी ये लिंक शेयर कर सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, एसएससी सीजीएल का, एमटीएस का, एनडीए का, सीडीएस का, किसी भी वन डे एग्जामिनेशन को, इकोनॉमी तो आता ही है बेटा, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो कि वही जो क्लास में हम लोग नहीं पढ़ पाते थे ढंग से, अब यहाँ पे मैं पढ़ा सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा क्या है, तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा क्या है मेरे भाई। भैया फुल्ली सेंट्रलाइज्ड नहीं होता ना भानु सर, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड तो नहीं होता। अगर पूरी तरीके से सेंट्रल एलोकेट करता तो अलग बात है। बहुत सारे ऐसी चीजें जिसमें प्राइवेटाइजेशन का भी रोल है मेरे दोस्त, उसमें प्राइवेटाइजेशन का भी रोल है, निजी क्षेत्र भी अपना अधिकार और अपने नियम कानून उसमें लागू करते हैं।
जो मार्केट है, अगर वहां पे सिर्फ मार्केट हटा देता, शब्द मार्केट जहां से बात आ जाएगी, वहां पे दोनों का वर्चस्व होता है भारत देश में, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर सिर्फ सेंट्रल की बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा सर, सेंट्रल की बात कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। यहां पे क्या होता है चीजें, यहां पे गवर्नमेंट गाइड करती है, मतलब डिसीजन मेकर हमेशा गवर्नमेंट रहता है, इस बात को मैं मानता हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का वर्चस्व होता है, लेकिन जो डिसीजन मेकर होता है वो गवर्नमेंट होता है, इस बात को मानते हैं। लेकिन इस चीज को भी तो समझिए, वो प्लानिंग करता है, बताता है, बनाता है, फिर आगे की कार्यवाही होती है। यहां पे हमें बताना है तृतीय क्षेत्र का क्या है हिस्सा। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, पशुपालन किस में जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, खेती की कटाई बुनाई कुछ भी करना, बोना उगाना उखाड़ना, ये सब किस में जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात मैंने की थी, ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी, वो किस में जाएगा, ए में जाएगा। वो किस में जाएगा, ए नहीं, टर्शियरी सेक्टर में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर ये हो जाएगा। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR कौन जारी करता है मेरे भाई, HDR कौन जारी करता है, ये HDI से आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आया है। HDR जो रिपोर्ट जारी करता है उसको बोलते हैं, ये करता है यूनाइटेड नेशंस। कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये HDI बना कब था, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, 1990 में। किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया था। इसमें एक और व्यक्ति थे, महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। इसमें अमर्त्य सेन भी थे मेरे भाई, अमर्त्य सेन का भी रोल रहा था। अभी अभी दिसंबर 2020 में रिपोर्ट आई है, दिसंबर 2020 में रिपोर्ट आई है। भारत 131वें नंबर पे है। पिछले साल भारत 130वें नंबर पे था, इस चीज को समझिएगा। पिछले साल भारत 130वें नंबर पर था। इस बार भारत कहां पहुंच चुका है मेरे भाई, इस बार भारत पहुंच चुका है 131वें पे, यानी एक नंबर कम हो गया, नीचे चला गया भारत। कुल कितने देश थे इसमें, कुल 189 देश पार्टिसिपेट किए थे। कुल 189 देशों के लिए रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत कहाँ, भारत 131वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन, पहले नंबर पे नॉर्वे, पहले नंबर पे कौन मेरे भाई, पहले नंबर पे नॉर्वे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, समय हो चुका है। अगला सवाल यहाँ पे है, और मैथ्स की क्लास है इसलिए बड़ा ही लेट हो रहा है। तो नॉर्वे यहाँ पे पहले नंबर पे था मेरे भाई। इसका जो मैक्सिमम होता है वो 1 होता है रेटिंग, और मिनिमम जो होता है वो मिनिमम रेटिंग होता है 0। मिनिमम रेटिंग क्या होता है मेरे भाई, 0। चाइना का नंबर इसमें 85 है, पाकिस्तान का नंबर 154 नंबर पे आया है, बांग्लादेश का नंबर अगर बात किया जाए तो 133वें नंबर पे मेरे भाई, बांग्लादेश 133वें नंबर पे, और अगर श्रीलंका की बात की जाए तो 72वें नंबर पे, 72। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following index is not released by UNDP? UNDP मेरे भाई ये करता है, HDI करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करता है, बहुआयामी ये भी करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये भी करता है, ये नहीं करता। आपको बताना है क्योंकि समय कम है, मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है। एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स कौन करता है, कौन जारी करता है, फटाफट से आप इसका आंसर मुझे बताइएगा इस क्लास में। अरे एक सवाल और है, मानव विकास सूचकांक HDI में 3 संकेतक कौन से जिसके ऊपर आधारित होता है, ये समझिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, एजुकेशन की थ्योरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इन तीनों के ऊपर होता है मेरे भाई, ABC, इन तीनों के ऊपर होता है। क्लियर है इतनी बात।